जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जने जानते हैं, हम एमसीक्यू सीरीज़ सोल्व कर रहे हैं आपके सूचना सहायक एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो सूचना सहायक एग्ज़ाम की डेट है वो पहले आपकी जुलाई में आने वाली थी, जिसकी जगह अब जो आपका एसएसबी ने कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार जो आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो आपकी 9 सितंबर है। इसका मतलब लगभग आपको 3 महीने एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। हाँ, लगभग आपको 90 से लेके 115 दिन तक का एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, आपको रेगुलरिटी नहीं तोड़नी। जिन भी स्टूडेंट्स का अगर कोर्स कंप्लीट हो गया हो तो उनका तो यही काम बचा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए। वो जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दीजिए। तो जो भी ये टाइम मिला है उसको आप यूटिलाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट आर द एड्रेसेस यूज इन द डेटा लिंक लेयर। ये पूछ रहा है कि भाई डेटा लिंक लेयर के अंदर कौन कौन से एड्रेसेस का यूज़ किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। तो जैसे आप जानते हैं कि भाई डेटा लिंक लेयर के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, या इसको क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। इसका यूज़ क्या है, मीडिया एक्सेस जो कंट्रोल है, मीडिया एक्सेस जो आपका मैक एड्रेस है उसका यूज़ किया है। जो भी आपकी डिवाइस या जो स्टेशन है कनेक्टेड है उसका वो क्या बताता है, एड्रेस बताता है। जैसे मान लीजिए आपका लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है, तो भाई जो आपका जो टेलीफोन है उसको आइडेंटिफाई किसके थ्रू किया जाएगा, इसके फ़ोन नंबर के थ्रू किया जाएगा। किसके थ्रू किया जाएगा, इसके फ़ोन नंबर के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसी प्रकार ये आपका स्टेशन है, इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, स्टेशन मतलब कोई कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, जो भी डिवाइसेस आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। और उस मैक एड्रेस को क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं वो आईपी एड्रेस की यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, आईपी एड्रेस का, जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी बोलते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। हमें पूछा है डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो लॉजिकल एड्रेस होगा क्या, क्या बोलेंगे हम मैक एड्रेस को, नहीं। हार्डवेयर एड्रेस, यस। नेटवर्क एड्रेस, नो। फिजिकल एड्रेस, यस। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, देखिए डी जो ऑप्शन है हमारे इसके अंदर मैच हो रहा है। तो देखिए मेरा तरीका यही है कि मैं जो बुक से क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे, ठीक है, और उनको मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो कहीं पे भी आपको जहाँ से भी जिस भी कोचिंग से पढ़े हो, अगर आपको स्लाइटली भी डाउट है तो आप इस सीरीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर आराम से सारी चीज़ों को ईजी तरीके से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42, चूज़ द बेस्ट मैचिंग बिटवीन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। देखिए यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक लिस्ट 1 दी हुई है, यहाँ पे आपको लिस्ट 2 दी हुई है, और आपको क्या दिया हुआ है, लिस्ट 1 के अंदर आपको लेयर्स दी हुई है और लिस्ट 2 के अंदर आपको क्या दिए हुए, उन सारे लेयर्स के फंक्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए आपको सभी लेयर्स के फंक्शंस याद होने चाहिए। तो चलिए हम मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फंक्शंस देख लीजिए, इंश्योर रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा ओवर फिजिकल पॉइंट टू पॉइंट लिंक। तो देखिए किसकी बात की, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक की बात की है। और जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक जो इंश्योर कौन करता है, आपके डेटा लिंक लेयर करता है। कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। फिर देखिए एनकोड्स डिकोड्स डेटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन, डेटा का एनकोडिंग करना और डेटा का डिकोडिंग करना। एनकोडिंग डिकोडिंग करने का काम किसका है, आपका प्रेजेंटेशन लेयर का। फिर देखिए नेक्स्ट, एलो एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। देखिए जब मैंने आपको फंक्शंस बताया था वहाँ पे अच्छे से बताया था कि कुछ टेक्निकल टर्म्स है उनको आपको ध्यान रखना है। तो उन्हीं टेक्निकल टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं कि भाई एंड टू एंड कम्युनिकेशन को सुनिश्चित करना, ये किसका काम है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का। राउट्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क नोड टू द नेक्स्ट नोड, भाई डेटा को रूट करना मतलब अलग अलग जो भी रास्ते हैं, जैसे मान लीजिए एक राउटर है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है,
ये राउटर और किसी राउटर से कनेक्टेड है, यहाँ पे और कनेक्शन है, यहाँ पे और कनेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे और कनेक्शन है, इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। तो अब ये डिसाइड करना है कि भाई यहाँ से जो मैसेज या जो पैकेट आपको भेजा जा रहा है वो किस पाथ के यहाँ पे ट्रैवल करना है। जैसे यहाँ पे एक ही पाथ है तो वो पैकेट कहाँ जाएगा, यहाँ ट्रैवल होगा। अब जब ये पैकेट यहाँ आ जाएगा तो उसको इस पाथ पे भेजना है, इस पाथ पे भेजना है, इस पाथ पे भेजना है। तो ये काम किसका है, आपके राउटर का काम है। किसका काम है, ये आपके राउटर का काम है। राउटिंग किसके थ्रू ये करता है, राउटिंग टेबल के थ्रू करता है। किसके थ्रू एस्टेब्लिश करता है, ये राउटिंग टेबल के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई इस पैकेट को किस नेटवर्क के अंदर मुझे भेजना है या किस पाथ के ऊपर इसको मुझे भेजना है। तो ये जो हमारा क्यू का आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपके 4। तो देखिए पी का आंसर है फर्स्ट, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए बी सी। और क्यू का आंसर जो है हमारा 4th, पी का आंसर, अच्छा यहाँ पे ए बी सी दे रखा है तो यहाँ पे आप पी क्यू आर कर सकते हो, पी क्यू और क्या हो गया आपके पास आर। पी का क्या आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट, क्यू का आपके पास जो आंसर है हो जाएगा 4th और आर का आपके पास आंसर हो जाएगा 3। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपके ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, 42 क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 43 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ OSI प्रोटोकॉल लेयर, सब लेयर एंड इट्स फंक्शनलिटी द इनकरेक्ट पेयर इज। आपको क्या पूछा है कि भाई इनका इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। तो यहाँ देखिए नेटवर्क लेयर एंड राउटिंग, क्या नेटवर्क लेयर राउटिंग का काम करता है क्या, जी हाँ करता है, इसका मतलब ये ट्रू है। डेटा लिंक लेयर बिट सिंक्रोनाइजेशन, क्या डेटा लिंक लेयर बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है क्या, नहीं करता है, फॉल्स है। बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम कौन करता है, आपकी फिजिकल लेयर करता है। और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने जो वीडियो है उसके अंदर बता रखा है, जो आपकी सूचना सहायक नाम से जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर मैंने अच्छे से समझा रखा है कि भाई बिट सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है, आपके फिजिकल लेयर। तो देखिए यहाँ पे डेटा लिंक लेयर से जो भी आपका फ्रेम आएगी कहाँ पे, फिजिकल लेयर के ऊपर, फिजिकल लेयर उस पूरी फ्रेम को 101010101011 जो भी बिट्स है उनके अंदर कन्वर्ट कर देगा और इन बिट्स को कहाँ भेज देगा, आपके रिसीवर के पास सेंड कर देगा। और बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये स्पेशली कुछ फ्लैग्स का यूज़ करता है, जिसको मैंने अच्छे से बताया था कि मान लीजिए ये फ्रेम जो आपकी इस तरीके से जा रही है तो यहाँ पर कुछ बिट का यूज़ करता है। वो कौन सी बिट होती है, प्रीएम्बल, क्या बोलते हैं उसको, प्रीएम्बल। और दूसरी क्या होती है आपकी SFD, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलीमीटर। इसके थ्रू जो रिसीवर है उसको पता चल जाता है कि भाई जो फ्रेम आ रही है यहाँ से यहाँ तक जो आपके बिट है वो प्रीएम्बल बिट है, यहाँ से यहाँ तक SFD बिट है, और इसके बाद जो भी बिट मुझे मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्या, एक फ्रेम है। आई बात समझ में। तो ये किसका काम है, आपके फिजिकल लेयर का काम है। और ध्यान रखना है SFD और प्रीएम्बल दोनों आपके फिजिकल लेयर के हेडर है। हालांकि हम पढ़ते हैं इसको डेटा लिंक लेयर के अंदर है, पर हेडर किसके, ये फिजिकल लेयर के। तो देखिए ये फॉल्स हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एंड टू एंड प्रोसेसर कम्युनिकेशन, यस ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है, एंड टू एंड प्रोसेस करना। मीडियम एक्सेस कंट्रोल, सब लेयर एंड चैनल शेयरिंग, यस मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल किसकी बात कर रहा है, ज़रा सोचिए आप। ये बात कर रहा है आपके डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर आपकी दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, किस किस के अंदर, लॉजिक लिंक कंट्रोल और आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देखिए लॉजिक लिंक कंट्रोल वर्क वहाँ करती है जहाँ पे आपको मैसेज मल्टी पॉइंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करना होता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपको शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है वहाँ पे कौन सी लेयर काम करती है, आपकी लॉजिक लिंक कंट्रोल। इसका और भी काम होता है एरर कंट्रोल करना, आपके फ्लो कंट्रोल करना, जिसका काम है आपका लॉजिक लिंक कंट्रोल का। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम क्या है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे भी आपको चैनल को शेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये आपका एक चैनल है, लिंक है, केबल है, मीडियम है, और यहाँ पे स्टेशंस कनेक्टेड है। जैसे ये स्टेशन कनेक्टेड है, ये स्टेशन कनेक्टेड है, ये स्टेशन कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखिए चैनल तो एक ही है, लिंक तो एक ही है। अब तीनों देखिए लिंक तो एक ही है और तीनों में से कोई भी डेटा भेज सकता है किसी भी समय पे, है ना। मान लीजिए ये भी डेटा भेज सकता है, ये भी भेज सकता है, ये भी भेज सकता है। इसका मतलब ये जो मीडियम है ना, इसको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी,
इस मीडियम को शेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है? शेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वहाँ पे कौन सी लेयर वर्क करती है? आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये है हालांकि डेटा लिंक लेयर की ही लेयर है। ओके, तो ये भी आपका ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो गया इसका? बी आंसर हो गया, क्योंकि आपको क्या पूछा गया था? इनकरेक्ट पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन दिए हुए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। मेरा ये मानना है कि आपको इन क्वेश्चन को ज़रूर करना चाहिए। ओके, इससे आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे, क्योंकि आपने देखिए बेसिक कंप्यूटर का पेपर देख ही लिया है। जो रट के गए या जो कैसे भी तैयारी कर गए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ध्यान ये रखना है कि आपको कंसेप्ट डेवलप करने हैं। अगर आपके कंसेप्ट डेवलप होंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप उनको आराम से कर पाएंगे। Which one of the following protocol is not used to resolve on form of address? ये वन है ना, वन फॉर्म ऑफ एड्रेस टू अनदर फॉर्म। ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो किसी तरह के एड्रेस को दूसरे तरह के एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखिए डीएनएस, क्या डीएनएस ऐसा करता है क्या? जी हाँ, डीएनएस क्या करता है? आपके यूआरएल जो आप पास करते हो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? आपके आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? आपके डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। फिर देखते हैं बी क्या है? एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो आपके मैक एड्रेस के साथ मैप करता है। क्या करता है? आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ मैप करता है। सी देखिए क्या है? डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या करता है? आपके डीएचसीपी क्या करता है? आपके जो पब्लिक, देखिए डीएचसीपी क्या काम है? जो पूल ऑफ आईपी एड्रेस है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, वो क्या करता है? किसी स्टेशन को अलोकेट करने की कोशिश करता है। और डी की बात करें, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है? आपके मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस के साथ मैप करने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखते हैं तो डीएचसीपी कोई मैपिंग का काम नहीं कर रहा है एक एड्रेस से दूसरे स्टेशन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वैसे अगर हम डिटेल के अंदर बात करें तो ये क्या करता है? आपके जो पब्लिक आईपी है ना, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के साथ मैप करता है। क्या करता है? पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के साथ मैप करता है। कौन करता है? आपका डीएचसीपी। पर ये क्या अलग नहीं है। हमें क्या पूछा? यूआरएल आईपी, आईपी मैक और मैक आईपी, यहाँ पे दोनों आईपी को आईपी के साथ ये मैप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए 45 की, तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या पूछा है? स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात की है। तो देखिए यहाँ पे सेंडर और रिसीवर है ना, और सेंडर डेटा भेज रहा है यहाँ से रिसीवर को। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया और रिसीवर ने क्या कर दिया? सेंडर ने डाटा भेजा और रिसीवर को मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो अगर ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, अगर ये आपके स्टेटलेस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई सेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, कोई सेशन मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर ये स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, तो इन दोनों के बीच में सेशन मैनेजमेंट किया जाता है और जो भी स्टेट है उसको भी रिसीवर साइड पे सेव किया जाता है। स्टेट का मतलब क्या हो गया? जैसे सेंडर ने रिसीवर को डाटा भेज दिया तो ये भी यहाँ पे सेव रहेगा, रिसीवर के पास कितना डेटा आ चुका ये भी सेव रहेगा। जबकि स्टेटलेस के अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, देखिए कौन से स्टेटफुल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये प्रोटोकॉल ये एप्लीकेशन लेयर है या नहीं। क्या HTTP आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? FTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? TCP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है क्या? नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। तो जहाँ पे भी थर्ड आपका ऑप्शन दिया हुआ ये तो ऑप्शन अपने आप कट हो गए। ठीक है, और POP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? हाँ है। अब बात आती है कि ये स्टेटफुल है या नहीं। तो देखिए इनमें से कौन कौन सा स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। एक तो आपका FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक है आपका POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो चुका है, मतलब सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 46 की अगर हम बात करें तो
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनलिटीज़ मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ ट्रांसपोर्ट लेयर ओवर एंड अबव द नेटवर्क लेयर। ये बात कर रहा है कि भाई कौन से ऐसे फंक्शन है जो ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए मस्ट है, जो आपको नेटवर्क लेयर के कोरस्पॉन्डिंग के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब नेटवर्क लेयर चाहे वो इम्प्लीमेंट करे ना करे, पर ट्रांसपोर्ट लेयर आपका काम है कि इस फंक्शन को आप इम्प्लीमेंट करोगे। वो कौन सी है देखिए, रिकवरी फ्रॉम पैकेट लॉस। देखिए अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो ज़रूर नहीं कि उसको आपको रिकवरी करना पड़े। जैसे देखिए यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है। अगर मान लीजिए सेंडर ने कोई पैकेट भेजा यहाँ पे रिसीवर के पास और बाय मिस्टेक रास्ते के अंदर अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो क्या होगा, सेंडर और रिसीवर, सेंडर ने जो डेटा भेजा इसके पास नहीं जाएगा, तो ये सेंडर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, नहीं होगा तो टाइम आउट टाइमर के पास फिर से ये क्या करेगा, पैकेट रिसीवर को भेज देगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं वर्क करती है। देखिए यहाँ पे ये नहीं, डिटेक्शन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट ये नहीं, पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर ये नहीं। देखिए जो पैकेट जो डिलीवरी होता है ना वो करेक्ट ऑर्डर के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ ये सेंडर है। कई बार क्या होता है कि पैकेट की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो सेंडर क्या करता है, सेंडर कर सकता है या बीच में जो राउटर्स होते हैं नेटवर्क लेयर वो क्या करते हैं, उस पैकेट को क्या करते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। तो अब देखिए इस पैकेट का अब नंबर हो गया 1 2 3 4, और ये चारों पैकेट रास्ते के अंदर अलग अलग रास्ते से ट्रैवल करते हुए कैसे भी करके रिसीवर तक पहुंच सकते हैं। तो हो सकता है कि फोर्थ पैकेट पहले आए, फिर फर्स्ट आए, फिर थर्ड आए और सेकंड आए। ओके, तो पैकेट डिलीवरी इन द करेक्ट ऑर्डर, तो ये काम यहाँ पे रिसीवर साइड पे जो बफर होते हैं उनका काम होता है कि जो भी आपके पैकेट आए उसको वापस आप क्या करोगे, सॉर्ट करोगे और इनको सही ऑर्डर के अंदर जमाने के बाद उसको आप ट्रांसपोर्ट लेयर को पास कर दोगे। फिर देखिए जो मेन काम है ना ट्रांसपोर्ट लेयर का, वो है आपका एंड टू एंड कनेक्टिविटी। इन सभी ऑप्शन के अंदर आपको जब भी एंड टू एंड कनेक्टिविटी दिख जाए और ट्रांसपोर्ट लेयर दिख जाए, इसका मतलब ये ही इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पैकेट सोर्स से रिसीवर के पास पहुंचेगा ही नहीं तो क्या मतलब रहेगा। तो ये काम किसका है, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इन अ TCP अ यूनिक सीक्वेंस नंबर असाइन टू ईच। TCP की बात आई है और TCP आपको पता होगा कि ये क्या है, एक बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है। क्या है ये, बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। इस बात को आप ध्यान रखना, बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है कौन सा, आपका TCP। तो जो सीक्वेंस नंबर दी जाती है ना वो कहाँ दी जाती है, आपके बाइट के ऊपर दी जाती है। मान लीजिए ये आपका एक सेगमेंट है और ये आपका सेंडर है और ये आपका क्या है, रिसीवर है। तो सेंडर डेटा भेजना चाहता है रिसीवर को, तो यहाँ पे देखिए बिट्स रहेंगे 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे जो बिट्स है ना फर्स्ट, उसकी नंबरिंग रहेगी। मान लीजिए ये फर्स्ट बिट है जिसका कोई नंबर दे रखा, मान लीजिए 1 0 1, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करते हुए। देखिए अगर मैं डिटेल के अंदर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कहीं पे भी आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। अगर थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है तो मेरे ख्याल से वो आराम से आपके क्लियर हो रहा होगा। देखिए 48, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज़ यूज फॉर। ARP का यूज़ कहाँ किया जाता है, फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द DNS, देखिए नहीं। फाइंडिंग द IP एड्रेस फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट गेटवे, नहीं। फाइंडिंग द IP एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द मैक एड्रेस, मतलब फाइंडिंग द IP एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द मैक एड्रेस। देखिए लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। इसका कहने का मतलब आपको मैक एड्रेस दिया हुआ है और उसके कोरस्पॉन्डेंस में आपको IP एड्रेस निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये है आपका RARP प्रोटोकॉल। फाइंडिंग द मैक एड्रेस दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द IP एड्रेस, इसका मतलब आपको IP एड्रेस दिया हुआ है और उसका मैक एड्रेस निकालना है। इसका मतलब ये प्रोटोकॉल कौन सा है, आपके ARP। तो इसका आंसर क्या हो गया, D इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए ARP जो आपका प्रोटोकॉल है ना कैसे वर्क करता है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो मान लीजिए, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ये आपका सेंडर है, ये होस्ट है और इसने कोई मैसेज भेजा। तो यहाँ पे आपकी लेयर कौन सी है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर,
आपकी कौन सी हो गई यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और यहाँ से डेटा ट्रैवल करते हुए कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और वो डेटा कहाँ पास हो जाएगा, आपके फिजिकल लेयर के पास। और फिजिकल लेयर क्या करेगी, ये फिजिकल लेयर है, ये क्या करेगी, जो भी नियर बाई स्टेशन है उसको ये फ्रेम क्या कर देगी, सेंड कर देगी। और फिर ये फ्रेम जो भी नेक्स्ट बाई स्टेशन है, राउटर है, स्विच है, उनके थ्रू सेंड होते हुए फाइनली जिस भी डेस्टिनेशन को ये पैकेट जाना है वहाँ पे पहुँच जाएगी। और वहाँ पे फिर से आपकी लेयर्स रहेगी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक चीज़, आप यहाँ पे जब पैकेट आता है तो उस पैकेट के ऊपर, यहाँ पे जो मान लेता हूँ, यहाँ पे जो पैकेट आएगा तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा, आपके मैसेज रहेगा, और यहाँ पे आपका रहेगा सोर्स आईपी, और क्या रहेगा, आपका डेस्टिनेशन आईपी रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और जब ये पैकेट ट्रैवल्स करेगा नेक्स्ट, तो यहाँ पे रहेगा मैसेज, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रहेगा, मतलब जिसको भी लास्ट पैकेट आपको भेजना है, ओके। तो जब ये पैकेट यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस रहता है पैकेट के पास, पर उसको पता नहीं रहता है कि भाई ये आईपी एड्रेस है किस मैक एड्रेस का है, ठीक है, किस स्टेशन से ये जो आईपी एड्रेस है वो आपका मैप हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका ARP प्रोटोकॉल है ना, वो क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजता है, क्या भेजता है, ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजता है कि ये जो मेरे पास आईपी है वो किस स्टेशन का है, कृपया करके मेरे को बता दीजिए। अब जिस भी स्टेशन का वो आईपी होगा वो क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस कहाँ भेजेगा, यहाँ पे भेजेगा, किसको भेजेगा, ARP को भेजेगा। आई बात समझ में। और ये जो रिक्वेस्ट है वो किस फॉर्म के अंदर होगी, आपकी यूनिकास्ट, किस में होगी, यूनिकास्ट। और जब ये मैसेज सेंड करेगा वो किस फॉर्म के अंदर होगी, आपकी ब्रॉडकास्ट। देखिए सेम उसी तरीके से जैसे देखिए स्टूडेंट है क्लास के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 10-15, और टीचर आते बाहर से बोलते हैं कि राजेश किसका नाम है। तो ऑब्वियसली बात है कि 10-15 स्टूडेंट है, सर को नाम है, मुझे राजेश नाम के स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है। तो जिसका भी राजेश नाम होगा वो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, या नाम क्या कर देगा, अपना हाथ क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। आई बात समझ में। तो उसी प्रकार क्या होगा, आईपी इस ARP के पास है और बोलेगा कि भाई ये आईपी किसकी है, कृपया कर आप अपना मैक एड्रेस दो, ताकि जो भी मैसेज है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूं। अगर मान लीजिए ये जो नेटवर्क है उसके अंदर वो स्टेशन बिलोंग नहीं करता है, तो क्या होगा, ये जो राउटर है इसका डिफ़ॉल्ट जो मैक एड्रेस पास हो जाएगा, और जो भी ये मैसेज है वो किसे भेज दिया जाएगा, इस डिफ़ॉल्ट राउटर को भेज दिया जाएगा, ताकि वो डिफ़ॉल्ट राउटर क्या करेगा, उस मैसेज को फर्दर इसके साथ जो भी कनेक्टेड नेक्स्ट राउटर है या नेटवर्क है उनको मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और सेम केस रिपीट होगा ब्रॉडकास्ट के अंदर, और इसका रिप्लाई जाएगा यूनिकास्ट के अंदर। सेम यहाँ पे एक ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और इस तरीके से नोड टू नोड, होप टू होप चलता रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि डेटा लिंक लेयर जो आपकी वर्क करती है कैसे करती है, नोड टू नोड और होप टू होप, ठीक है। तो ARP का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 49 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, Which of the following transport layer protocol is used to support electronic mail? कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए SMTP आपके एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वर्क करता है, IP नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, TCP ट्रांसपोर्ट लेयर, और UDP आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वर्क करता है। तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज टू सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल को कौन सा प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक मेल को आपके TCP प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। कौन सा करता है, आपके TCP। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे दिया होता है कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता है, तो मेरा आंसर क्या आ जाता, SMTP। पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल को सपोर्ट करता था, आंसर क्या आ जाएगा, TCP। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से सारे ट्रैवल होता है। जो भी आपका SMTP जो आपका प्रोटोकॉल है
वो क्या करता है, आपके टीसीपी के पैकेट के अंदर बाइंड होके जाता है। आई बात समझ में? तो टीसीपी क्या करता है, इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, ये करता है कि ये जो कनेक्शन आपको प्रोवाइड करता है वो कौन सा कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी गारंटी है कि पैकेट सेंडर से जो निकलेगा वो आपके रिसीवर के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो टीसीपी आपका है वो जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है वो 3 वे हैंड शेकिंग के अंदर करता है। किस में करता है, 3 वे हैंड शेकिंग। ठीक है, सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका डेटा ट्रांसफ़र, फिर कनेक्शन टर्मिनेशन। ठीक है, तो आपको कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो कनेक्शन बनता है वो एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू बनता है। क्या बनता है, डेडिकेटेड लिंक, जिसके अंदर बैंडविड्थ रिजर्व की जाती है, सीपीयू रिजर्व किया जाता है, बफर को रिजर्व किया जाता है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ कनेक्शन ओरिएंटेड का, अभी तक भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपने ग्रीन कॉरिडोर सुना होगा मेरे ख्याल से, ग्रीन कॉरिडोर। जी हाँ, बताइए कहाँ यूज़ होता है ग्रीन कॉरिडोर? आपने सुना होगा कि भाई एम्बुलेंस के अंदर कि जब भी कोई इमरजेंसी केस होता है या कोई ऑर्गन ट्रांसफ़र होता है तो आपने सुना होगा कि आज पुलिस वालों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। मतलब जो भी रोड थी उसको पूरा का पूरा खाली कर दिया गया और वो रोड सिर्फ किसके लिए रिजर्व की गई, एम्बुलेंस के लिए। सेम केस होता है आपके कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर। जब भी कोई पैकेट आपके टीसीपी के थ्रू भेजा जाता है तो जो राउटर्स है उनकी बैंडविड्थ और सीपीयू यूटिलाइजेशन को रिजर्व कर दिया जाता है किस पर्टिकुलर टाइम के लिए, ताकि जो पैकेट है वो बिना किसी डिले के रिसीवर के पास पहुंच सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टीसीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। तो आपको पूछा है कि भाई एरर डिटेक्शन मेथड के बारे में पूछा है जो आपके वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज़ करता है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, सिंपलीफाइड नहीं, 2 डायमेंशन नहीं, सीआरसी नहीं, इसका आंसर क्या है आपका, चेकसम है। चेकसम क्या करता है, आपके वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करता है। ठीक है, तो चेकसम के अंदर क्या होता है, देखिए वैसे काम क्या है इसका, इसका क्या काम है, एरर डिटेक्ट करना। क्या करना है, एरर डिटेक्ट करना। जब भी देखिए सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजेगा तो इस बात की क्या श्योरिटी कि जो मैसेज इसने भेजा था वो का ही वो मैसेज आपके रिसीवर को मिला है, कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि मैंने मैसेज में 101 भेजा था वो का वही रिसीवर को मिला है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। वो आपकी 2 तरह की, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। जिसके अंदर एरर डिटेक्शन के अंदर आपकी अलग अलग टेक्निक्स है, जिसके अंदर हम ऑड इवन पैरिटी बिट का यूज़ करते हैं, है ना, ऑड इवन पैरिटी बिट, जिसके साथ हम यूज़ करते हैं हमारे सीआरसी का यूज़ करते हैं, है ना, और इसके साथ हम यूज़ करते हैं आपके चेकसम का यूज़ करते हैं। और एरर करेक्शन के अंदर हम यूज़ करते हैं आपके हैमिंग कोड का। किसका यूज़ करते हैं, हैमिंग कोड का। ओके, तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा क्वेश्चन करते हुए। क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, बार बार देखिए। देखो इन वीडियोस को देखने से आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप होंगे। ओके, और जो 9 सितंबर है आपके एग्ज़ाम है, तब तक आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी, रेगुलरिटी अगर आपने ब्रेक की तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक थैंक यू।